हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पूरे मेहनत से, पूरे फोकस से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे होंगे। बेटा जी, आज हम मिशन 95 में लेकर आए हैं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट वन शॉट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़िएगा। ये पूरा पोर्शन आपको ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करके जाएगा। इवन कह लो कि ये ऐसा हिस्सा है कि अगर थोड़ी बहुत भी फिजिक्स आपको आती हो तो इस हिस्से को आप कर ले जाओ तो आप पास हो जाते हो। ठीक है ना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स है क्या। तो जब मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है एक युद्ध से, और वो युद्ध है लाइट के बारे में। सबसे पहले न्यूटन आते हैं, कहते हैं लाइट एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्क्यूल। फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उसके बाद हाइजन आते हैं। हाइजन कहते हैं नहीं, लाइट इज नॉट पार्टिकल, लाइट इज वेव। बट उस समय न्यूटन इतने महान थे कि किसी ने हाइजन की बात को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी। ठीक है ना। फिर मैक्सवेल आया, फिर मैक्सवेल का अपना रिनाउंड नेम था, फिर उसने कहा कि नहीं, लाइट इज अ वेव। फिर मैक्स प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, लड़ो मत यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। और फिर उसके बाद डी ब्रॉगली भाई साहब आए और उन्होंने तो पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल पार्टिकल भी है और वो पार्टिकल वेव भी है। ठीक है ना। यही सारी कहानी इस पूरे चैप्टर में अपने को डिस्कस करनी है, पढ़नी है, समझनी है और सीखनी है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक एक बात पढ़ते, सीखते, समझते हैं। तो कहानी हमारी शुरू होती है बेटा जी कहां से। कहानी हमारी शुरू होती है सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में एक ऐसे चैप्टर से जिसका नाम रखा गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की जब बात हुई तो सबसे पहले बात हुई पार्टिकल नेचर की। सबसे पहली चर्चा हुई किसकी? सबसे पहली चर्चा हुई पार्टिकल नेचर की। जब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, ध्यान देना, जब हम बात करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर की कहानी शुरू होती है एक वर्ड से जिसका नाम है, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, दैट इज नोन एज फोटॉन। फोटॉन क्या है सर? फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास कितना होता है? फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास क्या होता है सर? रेस्ट मास 0 होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसको ऐसे समझा जाता है कि इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसके पास अपना एनर्जी भी है और जिसके पास अपना मोमेंटम भी है। एनर्जी जो है वो बराबर है hc बाई लैम्डा के, और मोमेंटम जो है p दैट इज डिफाइंड बाई h बाई लैम्डा। अब मोमेंटम जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर? ये तो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। और E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा में लैम्डा किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर? वेव का। मतलब एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में है, लेकिन पार्टिकल के पास अपना मोमेंटम भी है। दैट मीन्स जब ये दोनों बातें निकल के आई मैक्स प्लैंक के द्वारा, तो उन्होंने कहा नहीं, लाइट अपना पार्टिकल नेचर भी शो करती है और लाइट अपना वेव नेचर भी शो करती है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जिनके बारे में हमको पढ़ना, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई किया था। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या किया था? मैटर के वेव नेचर को जस्टिफाई कर दिया था, इसी कहानी से, मैक्स प्लैंक की इसी थ्योरी से। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनको अपने को आगे लेकर चलना है और इन्हीं से आपको आगे पढ़ते हुए जाना है। अब हुआ क्या कि भाई अगर फोटॉन है तो फोटॉन की अपनी एनर्जी hc बाई लैम्डा है, जहां h क्या है? जहां h है अपने पास, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है सर? h है अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज h इक्वल्स टू 6.634 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना। ऐसे 6.6 into 10 to the power minus 34 लिखा होता है। वैसे सीबीएसई में परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ही पेज पर एग्जाम के ये सारा का सारा डेटा लिखा हुआ होता है। बट फिर भी हमें कुछ चीजें याद करनी है। अब है क्या, जब हम एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखते हैं क्या सर? hc बाई लैम्डा। तो यहां दिक्कत ये होती है कि सर ये जो hc बाई लैम्डा में आपको जो यूनिट मिलती है ना, ये जूल में मिलती है, और फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम, ना के बराबर। एक ऐसी चीज जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही है, फिर भी वो अपने साथ कुछ एनर्जी कैरी करके चल रही है। तो जो एनर्जी कैरी कर रही है, वो जो हम रेफरेंस मेजर करते हैं जूल के कंपैरिजन में, वो तो बहुत छोटा होता है। तो हमने सोचा कि चलो इसको एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने लिखा 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर जो वेवलेंथ आपको रखनी है वो नैनोमीटर में रखनी है। या कहा गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में रख लो या तो आप लैम्डा को नैनोमीटर में रख लो और ये बेसिक फॉर्मूला आप याद कर लो। अब हुआ क्या कि सर लाइट पार्टिकल नेचर कैसे जस्टिफाई करता है, तो उसके लिए हमने कहा कि सर जो फोटॉन्स है ना उनकी हम गिनती कर सकते हैं पहली बार। तो उनकी गिनती कैसे होगी, तो उनकी गिनती के लिए अगला टर्म निकल कर आया हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अगला हिस्सा निकल कर आया क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, कि पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये आपके पास एक कोई मेटल सरफेस है जिसका एरिया ए है और इसके ऊपर कुछ फोटॉन्स गिर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ लाइट गिर रही है जिसकी इंटेंसिटी है आपके पास आई। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ना, ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली एक तरह की फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है ना, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला। वैसे भी इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास ये जो लाइट पड़ी है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। अब सवाल पैदा होता है कि कितनी एनर्जी गिर रही है, टोटल एनर्जी। तो हम क्या जानते हैं, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा सर, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? सर एक फोटोन की एनर्जी है एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। मान लिया हमने कहा इसमें कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरी, तो वो क्या होगा सर, एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू nhc बाय लैम्डा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और टाइम लिख लिया 1। तो जब टाइम लिखा 1 तो हमने कहा कि टाइम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n को हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। n क्या है सर, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अब यहां से हमने कहा कि सर अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड निकालना है तो n जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, आई ए लैम्डा बाई hc। अब डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई, न्यूमेरिकल 2 नंबर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, इंटेंसिटी दे दी और पूछा कि बताओ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं। तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो बना ले जाओगे, नहीं याद होगा तो मुश्किल होगा। दैट इज n, इट इज रिटन एज IA लैम्डा बाई hc। अच्छा, दूसरा हिस्सा होता है कि सर जब ये फोटोन इस मेटल प्लेट पर गिर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है मेटल प्लेट गर्म हो जाता है। किसी भी मेटल प्लेट को अगर तुम धूप में उठा के रख दो तो वो मेटल प्लेट में हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे आ रहा होगा, तो सर हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन किया गया कि जो फोटोन आ रहा है वो जब मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है तो उस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में, लाइक बलून फिल्ड विथ वाटर, ठीक है ना, और उसको हमने कहीं दीवार पे फेंक के मारा, बलून फटा और पूरा पानी फैल गया। तो वैसे ही एनर्जी है कि जो पैकेट के फॉर्म में आ रही है एनर्जी, जब उसको दीवार पे फेंक के मारा जा रहा है, उस पैकेट ऑफ फोटोन को जब हम क्या कर रहे हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को जब हम क्या कर रहे हैं, किसी मेटल सरफेस के ऊपर हिट कर रहे हैं तो वो फोटोन फट जा रहा है और वो अपनी सारी एनर्जी उस मेटल सरफेस को दे रहा है। अब उस मेटल सरफेस में उस एनर्जी को लेने वाला कौन है, तो सर उस मेटल के एटम्स के अंदर गोल गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, वो उस एनर्जी को लेंगे। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो क्या करता है सर, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेता है तो वो एक्साइटेशन प्रोसेस करता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है और एनर्जी के कारण वो एक्साइटेशन प्रोसेस कर रहा है तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए जितना उसको फ्री होने के लिए चाहिए। अगर उतनी एनर्जी मिल जाए तो मास्टर अपना काम बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। ध्यान से सुनना, क्या भैया, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से अगर हमको इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करनी है, किसी मेटल सरफेस से, तो उसकी स्टोरी लाइन क्या है? तो सर जब हम इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस की बात करते हैं तो मान लीजिए हमने कहा कि ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन या टू मेक इट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो एनर्जी कहां से आएगी सर? वो एनर्जी आएगी फोटॉन से, यहां से गिरने वाले फोटॉन से। अगर हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो कम है किससे? वर्क फंक्शन से। तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी, यहां से मान लो हमने कहा 1000 फोटॉन्स गिरे हैं और 1000 फोटॉन्स की सारी के सारे फोटॉन्स की एनर्जी यहां वर्क फंक्शन से कम है। इस वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है, इस वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है। अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो आप कितने भी फोटॉन्स गिरा लो, किसी तरह का कोई एमिशन नहीं होगा। ठीक है ना? नो एमिशन टेक्स प्लेस, नो एमिशन टेक्स प्लेस while increasing the number of photons। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कितने गिरा लो, 1 गिरा लो, 100 गिरा लो, 1000 गिरा लो, 10,000 गिरा लो, अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो किसी तरह का कोई एमिशन नहीं होगा। तो अब यहां से एक बात समझने वाली है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हैं। तो सर हमें यह समझ आता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। मतलब आप पावर कितनी भी बढ़ा दो, उससे फोटॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस किस पर फर्क पड़ता है सर? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर। अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं मतलब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप फोटॉन की एनर्जी नहीं, एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि पहले 100 फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिर रहे थे, तो अब हो सकता है कि 200 फोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिरे। लेकिन अगर इसका थ्रेशोल्ड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो आप मिलियन ट्रिलियन कितने भी फोटॉन्स गिरा लो, किसी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ये आपके पास कहानी है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ा रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन के एमिशन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है उस पर तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा जब तक गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी। ठीक है? यहां से बस आपको यही बात कंसेप्चुअली फीड करनी है अपने दिमाग में कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ाना, ना कि फोटॉन की एनर्जी का बढ़ना। अगर पहले 100 फोटॉन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है और उस फोटॉन की एनर्जी मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो आप 100 की जगह 100,000 फोटॉन्स गिरा लो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद अगली कहानी आती है कि सर क्या होगा अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी, देखना क्या होगा अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो क्या एमिशन होगा ही होगा? क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही होगा? अगर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एमिशन में टेक्स प्लेस, एमिशन में टेक्स प्लेस। अब आपसे छोटी छोटी जगहों पे फंसा सकता है, आपको कहेगा कि सर गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो 100% श्योर है कि एमिशन होगा ही होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एमिशन हो ही हो। ठीक है ना? क्योंकि जब अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 फोटॉन्स गिरते हैं तो कहीं एक इलेक्ट्रॉन जाके बाहर निकलता है। क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हो वो कहां गिरा रहे हो? आप जो इलेक्ट्रॉन्स गिरा रहे हो वो एक मेटल सरफेस के ऊपर गिरा रहे हो जिसके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, भरे पड़े। अब जब आप इसके ऊपर फोटॉन्स गिराओगे, जब आप इसके ऊपर फोटॉन गिराओगे तो ये फोटॉन का एनर्जी मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन से ये फोटॉन टकराएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन बिना कोई कोलिजन प्रोसेस किए बाहर निकल जाए?
सर नंबर तो बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा। अब समझो एक कमरे में मैं कह रहा हूं कि 1000 लोग बंधे हैं, ठीक है ना, और उस कमरे की कैपेसिटी 100 लोगों की है या 200 लोगों की है। अब सोचो एक बंदे को मुझे एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकालना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बिना किसी को टच किए डायरेक्टली बाहर निकल के आ जाए? सर बहुत रेयर, बहुत रेयर। अप्रोक्सीमेटली इसकी पॉसिबिलिटी होती है 10⁻⁻5 की, -4 से -5 की मेटल सर्फेसेस में। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं कि अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिरे तो उसके इलेक्ट्रॉन बिना कोई कोलिजन प्रोसेस किए जस्ट बाहर निकल जाए। निकल सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने जब भी हमारे पास गेम प्रोबेबिलिटी की आती है तो हम तुरंत एवरेज कैलकुलेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी 5 से ज्यादा है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या निकलना चाहेंगे, इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी रिटन एज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। फाई क्या है? वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आए? ये आपके पास आपकी बेसिक स्टोरी लाइन हो गई। अब यहां पर कई सारी कहानियां आती हैं। अब सोचिए, अब यहां पर जो पहली स्टोरी लाइन चलती है, हमने कहा कि सर अगर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी 5 से ज्यादा है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं पावर बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ photons falling, number of photons falling per second, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड मैं क्या कर रहा हूं सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ा रहा हूं। मतलब मैंने कहा कि 10⁵ फोटॉन्स गिरे तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसका डबल करोगे आप नंबर तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ जाए। समझ रहे हो ना? 10⁵ फोटॉन्स निकले, फिर 10⁵ फोटॉन्स गिरे तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए। जो एवरेज कैलकुलेशन हो वैसे चलती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप पावर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ा रहे हो पर सेकंड, तो इसका मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो कि सर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। बस गेम क्या है कि इसमें जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए सर, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो सेम रहेगी। फोटॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेम ही रहेगा। बस फर्क क्या होगा कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो अब हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकले, पहले 10 निकल रहा था आपने डबल कर दिया तो हो सकता है कि अब 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एज पर एवरेज कैलकुलेशन। ये हमारे पास हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए मित्र। ये हमारे पास हमारी कहानी हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे कैसे? अगर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे कैसे भाई? हाँ तो भाई हम कहां थे कि अगर हमको एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या है सर, एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाने का मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? जब आप एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करते हैं तो आप क्या लिखते हैं सर, hc/λ। यही लिखा जाता है hf नॉट या hf, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू सर c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट सर, फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू c/λ। ठीक है मास्टर, चलो बहुत बढ़िया। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज इक्वल टू hc/λ, इट इज इक्वल टू hf, और f जो है वो बराबर है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है अपने पास c/λ के। फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू c/λ। c क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है सर, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि देखो फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ, एक बात का ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ, फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ कलर। फ्रीक्वेंसी जो है वो कलर के साथ एसोसिएटेड होता है।
फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट एसोसिएशन किसके साथ होता है? कलर से। मतलब कलर चेंज कर दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। और इसी सीक्वेंस में जब हम विबग्योर को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि सर इस एंड से इस एंड जाते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी घटती है और अपनी वेवलेंथ जो है ये बढ़ती है। मतलब वायलेट कलर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग होगी और ग्रीन कलर के गिरने वाले फोटोन से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी अलग होगी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर वायलेट वाले फोटोन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी और ग्रीन वाले से जो एनर्जी होगी वो कम होगी। ठीक है मास्टर, चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आगे की बात करते हैं। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, इतनी कहानी के बाद हमने कहा कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर है HF माइनस HF नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर है HF माइनस HF नॉट के। अब इसके बाद जब तुम आगे बढ़ते हो तो HF क्या है सर? HF है एनर्जी ऑफ फोटोन। HF का नाम है एनर्जी ऑफ फोटोन। और HF नॉट क्या है? HF नॉट क्या है सर? ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसका? दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस मास्टर। HF नॉट क्या है सर? HF नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम समझें तो F नॉट को हम क्या बोलते हैं? F नॉट को हम बोलते हैं बेटा जी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना भाई? F नॉट को क्या बोला जाता है? F नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और F क्या है सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को अगर हम और ध्यान से देखें तो हम लिखते हैं hc बाई लैम्डा माइनस ऑफ hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, ये हमारे पास हमारी बेसिक सिचुएशन हो जाती है, बेसिक कहानी हो जाती है। एज सच इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ टफ नहीं है। अब इसी का एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसी का एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ग्राफ में क्या आता है, ग्राफ में क्या आता है, ग्राफ की सिचुएशन क्या है? ग्राफ की सिचुएशन क्या है कि आपके पास ये कोई मान लो एक्सिस है जिस पर हम मार्क कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और ये एक एक्सिस है इस पर हम मार्क कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, इस पर हम मार्क कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये पता है कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फोटोन का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर जाएंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? वो HF माइनस HF नॉट निकल के आ रही है। और ये किसकी इक्वेशन है सर? ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन। तो F नॉट से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा, इसको पीछे ड्रॉ करोगे तो यहां आपको इंटरसेप्ट दिखाई देगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना सर? HF नॉट। जब मेरे पास F की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी होगी? माइनस ऑफ HF नॉट। और ये जो थीटा होगा ना, ये मेरा स्लोप होगा, एंड दिस tan थीटा विल बी रिटन एज दिस tan थीटा विल बी रिटन एज H। मतलब फॉर एनी मेटल, देखना किसी भी मेटल के लिए, फॉर एनी मेटल आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहने वाली है सर? आपका जो स्लोप है वो क्या रहने वाला है सर? फॉर एनी मेटल अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप आपका h रहने वाला है। स्लोप क्या है? फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट। अब अगर हम मान लीजिए कहे कि एक हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है ना, एक हमारे पास कोई मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन थोड़ा ज्यादा है, दैट इज एफ नॉट डैश, दैट इज एफ नॉट डैश। तो ये थीटा क्या वही रहेगा या बदल जाएगा? सर थीटा सेम रहेगा, थीटा पे कोई चेंज नहीं होगा, और tan थीटा की वैल्यू h के बराबर होगी। ठीक है ना, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार डायरेक्टली, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार पूछा गया। या तो इंटरसेप्ट दे देंगे, इंटरसेप्ट देकर कहेंगे कि बताओ सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी, या फिर आपसे कहेंगे कि सर हमने आपको थीटा दे दिया है या स्लोप हमने h दे दिया है, तो बताओ स्लोप कितना होगा। ठीक है ना, या थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan इनवर्स h के बराबर हो जाती है। अब इसके बाद अगली कहानी स्टार्ट होती है। द नेक्स्ट स्टोरी इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट स्टोरी इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? यही पूरे एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है।
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेजर बातें ध्यान देने वाली होती हैं वो बेसिकली एक ग्राफ होता है, एक सेट ऑफ ग्राफ होता है जो उस ऑब्जर्वेशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन से निकल कर आता है। वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक न एक सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ। ग्राफ का स्टोरी लाइन क्या है कि हमारे पास एक ऐसे सेटअप है, ये हमारे पास ऐसा एक सेटअप है। यहां पर हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी होती है। इस फोटो सेंसिटिव प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। अब हम क्या सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई है तो क्या भाई साहब कोई करंट दौड़ेगी क्या? नहीं सर, कोई करंट नहीं दौड़ रही है, सब कुछ एकदम नील बटा सन्नाटा बना पड़ा है, कोई करंट सर्किट के अंदर नहीं दौड़ रही है। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे लगाया एक एमीटर। जब हमने यहां पर एक एमीटर लगाया और हमने कहा कि एक काम करते हैं, यहां पर एक ऐसे लाइट सोर्स लेते हैं। तो जब हमने लाइट सोर्स लिया और हमने कहा कि इससे निकलने वाले फोटोन की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो भाई साहब हुआ क्या, जब हमने देखा कि यहां से फोटॉन्स इस मेटल प्लेट के ऊपर गिरे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायरेक्ट किया, ये यहां पहुंचे और एमीटर में जो करंट थी वो नॉन जीरो हो गई। अब हमारे पास ये बैटरी का वोल्टेज था, हम वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया कि अगर हम इस सोर्स को यहां फिक्स रख दें, सोर्स को चेंज ना करें, तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद करंट का घटना बढ़ना बंद हो गया, जिसको हमने बोला सैचुरेशन करंट। तो हमने जब करंट वर्सेस आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ किया, आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद हमारी करंट है जो है वो कांस्टेंट हो गई, जिसको हमने बोला सैचुरेशन करंट। इस करंट का नाम हमने क्या रखा, इस करंट का नाम रखा बेटा जी सैचुरेशन करंट। और ये जो सैचुरेशन करंट होती है, ये जो सैचुरेशन करंट होती है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब सोचो आपने यहां पर एक बल्ब लिया और उस बल्ब को फिक्स कर दिया, आप बल्ब चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन या 12 इलेक्ट्रॉन निकालने की। अगर आपको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बल्ब का पावर बढ़ाना पड़ेगा या इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हमने क्या करा, एक बल्ब लिया, बल्ब को फिक्स कर दिया और उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो देखा करंट बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गई। करंट कांस्टेंट हो गई क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे थे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुके हैं। अब उससे ज्यादा रफ्तार से इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना संभव नहीं है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुका है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फिक्स हो गया है, तो करंट अपनी कांस्टेंट हो गई। लेकिन जब हमने बैटरी के वोल्टेज को घटाना स्टार्ट किया तो एक सैचुरेशन वोल्टेज के बाद करंट घटने लगी घटने लगी घटने लगी। एक समय ऐसा आया कि करंट घटते 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 क्या हो गई सर, करंट घटते घटते वोल्टेज घटते घटते जीरो हो गया। जब वोल्टेज घटते घटते जीरो हो गया तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि करंट भी जीरो हो जाएगी, लेकिन करंट जीरो नहीं हुई, तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टेड हैं, वो अभी भी इस प्लेट से इस प्लेट पर पहुंच जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां अभी भी पहुंच जा रहे हैं और अगर अभी भी पहुंच जा रहे हैं तो ये कुछ करंट कैरी कर रहे हैं। और जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पहुंच रहे हैं तो इनको पहुंचाने के पीछे का कारण क्या है सर, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि अगर इनको रोकना है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी आप ऑफर कर दो, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कर दो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगी, इसको यहीं वापस रखेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, टोटल एनर्जी जीरो और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना बंद कर देगा। जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज वी नॉट। ये कहलाता है वी नॉट, और वी नॉट को हम क्या बोलते हैं, वी नॉट को बोलते हैं हम भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल। V naught is known as stopping potential। V naught को हम stopping potential के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी और बात समझते हैं। देखो अब अगली स्टोरी लाइन क्या है, अगली स्टोरी लाइन है मित्र,
अगली स्टोरी लाइन है मित्र कि हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं ना, इस बल्ब का पावर बढ़ा देते हैं। हमने अब इस बल्ब को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे बल्ब से जिसका पावर ज्यादा था। तो अगर आप पावर बढ़ाए हो तो आप क्या बढ़ाए हो, एनर्जी ऑफ फोटोन? नहीं सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो सब के सब क्या, अगर भाई हम फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज कर रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी चेंज नहीं होगी, और सब के सब यहीं जाकर रुकेंगे, वी नॉट पोटेंशियल पर ही सब के सब आकर रुक जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको पोटेंशियल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपके पास करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। अब इसी ऑब्जर्वेशन को एक और तरह से ऑब्जर्व किया गया। उसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखना। अगली स्टोरी लाइन कहती है कि एक काम करो, अब इसी एक्सपेरिमेंट में करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करो, और अब तुम यहां पर बल्ब का कलर चेंज कर दो। अभी तक तुम क्या चेंज कर रहे थे, पावर। अब क्या चेंज करोगे, कलर। अगर तुमने कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करने का मतलब है कि तुमने क्या चेंज किया। अगर तुमने कलर चेंज किया, इसका सिंपल मतलब है तुमने क्या चेंज कर दिया, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी। अगर गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात हम ध्यान से सोचें कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने इंटेंसिटी को रखा कांस्टेंट और हमने क्या चेंज किया, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो जो पहली सिचुएशन में सैचुरेशन करंट होगी और जो दूसरी सिचुएशन में सैचुरेशन करंट होगी वो दोनों में सेम होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स रहेगा, और नंबर के ऊपर डिपेंड करता है सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 50 वॉट का रेड कलर का बल्ब ले लो, चाहे 50 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब ले लो। लेकिन फर्क क्या होगा कि जब हम सैचुरेशन वोल्टेज के नीचे आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा भाई साहब की वोल्टेज जीरो हो गया, फिर भी करंट जीरो नहीं हुई। करंट जीरो नहीं हुई, क्यों नहीं जीरो हुई सर? करंट जीरो ना होने के पीछे का कारण है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी भी एनर्जी है, तो वो भाई साहब एक स्पेसिफिक स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जाकर रुके। अब हुआ क्या, जैसे हमने कलर चेंज कर दिया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो गई, और अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो गई तो उसको रोकने के लिए आपको डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा V01 और ये आपके पास हो जाएगा V02। तो ये ग्राफ आपका तब निकल के आता है, सैचुरेशन करंट सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि दोनों सोर्सेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी का फोटोन इजेक्ट किया है, और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है उस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी के फोटोन ने इजेक्ट किया है। अब दूसरी बात इसी में आ जाती है अपने पास कि अगर दो फोटॉन्स ऐसे हैं जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है लेकिन सैचुरेशन करंट अलग अलग है, इसका सिंपल सा मतलब है कि सर हमने क्या करा हुआ है, हमने इंटेंसिटी चेंज कर दी है, लेकिन हमने किसी तरह का कोई फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं किया, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास हमारी बेसिक कहानी हो जाती है कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब इसी में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिटन एज HF माइनस HF नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं EV नॉट दैट इज इक्वल टू HF माइनस ऑफ HF नॉट। तो V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज H बाई E ऑफ F माइनस ऑफ HF नॉट बाई E। तो जब V नॉट वर्सेस, अब आप V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा सर? V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आपके पास F0 फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपके पास स्लोप होगा, और यहां पर आपका जो tan थीटा होगा, ये tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू H बाई E। इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? इंटरसेप्ट बराबर होगा HF नॉट बाई E के। मेटल चेंज कर दोगे क्या होगा सर? मेटल चेंज कर देंगे, थीटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan थीटा विल रिमेन सेम।
हाँ, इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो कई बार आपको इंटरसेप्ट देकर, प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन देकर आपको मेटल सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा और इसके क्वेश्चंस थोड़े उठाकर बना लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा अपने पास क्या है? अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है क्या? दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है ये क्या है सर? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या है? ये कहते हैं कि भाई कि दुनिया में जितने भी मैटर में एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स उन सब का अपना वेवलेंथ है जो h/mv के बराबर है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या है सर? लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास क्या है? h/mv। अब इसी को हमने कहा कि सर लैम्डा इक्वल्स टू h/mv है, और ये लैम्डा किसका है? ये लैम्डा है मैटर वेव का, और ये बराबर है h/mv के, और h/mv को हम h/p भी लिख सकते हैं। तो इसको हम h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2m इंटू क्यू इंटू वी के। दिस इज लैम्डा ऑफ मैटर वेव। ये आपके पास आपकी बेसिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब आपसे इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, कहा जाएगा कि दो पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताओ उनके वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? उनके मैटर वेव्स जो हैं, उन मैटर वेव्स की वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आपको करना क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी सेम कर देना है, बस लैम्डा ऑफ मैटर वेव ऑफ अल्फा पार्टिकल और मेटल वेव ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन, जो भी बोल दे, हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो भी बोल दे भाई, उन दोनों का मास उठा के यहां रख देना है, काम हो जाएगा। आपसे कहेगा कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ मैटर वेव्स ऑफ दीज टू पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल? तो आपको कुछ नहीं करना, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू। खाली प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है और कुछ नहीं करना है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है, तो ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। यहां आपका एक फेज खत्म होता है, जिस फेज का नाम है बेटा जी क्या? डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। dual nature of matter and radiation, this is dual nature of matter and radiation। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्र, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है क्या? the next part that comes to play, it is atoms। अगला हिस्सा हमारे पास क्या निकल कर आता है सर? अगला हिस्सा हमारे पास निकल कर आता है एटम्स। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से अभी तक जितनी चीजें पढ़े हैं उनको क्विकली रिकैप करिए, फिर उसके बाद हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा जी एटम्स की, तो एटम्स की कहानी शुरू होती है सबसे पहले कहां से? द स्टोरी ऑफ एटम स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली, वैसे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू हो जाती है 1853 के करीब, ठीक है ना, बट हमारी कहानी आती है जो पढ़ने समझने वाली, वो आती है जे थॉमसन, जिसको हम बेसिकली क्या किससे जानते हैं? जिसको हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन भाई साहब का जो एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने क्या कहा था? कि उन्होंने कहा था कि ये कोई जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे हुए हैं, और ये जो फ्रूट वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है। तो इनकी कुछ खास बातें क्या थी? इन्होंने कहा था कि एटम इज लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम बेसिकली वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, और जो फ्रूट वाला पार्ट है ना, जहां सीड्स जो वो एम्बेड है फ्रूट में, उस फ्रूट को इन्होंने बोला था पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इनके साथ गड़बड़ क्या हुआ कहानी में, इनके फेलियर के कारण क्या थे। अच्छा, और एक बात इन्होंने कहा था कि एटम्स आर स्फेरिकल, एटम्स आर स्फेरिकल, ठीक है। और दूसरी खास बात, अब इसके इनके फेलियर के कारण क्या थे, ये क्यों फेल हुए थे ये समझते हैं। तो इनके देखो, इनके फेलियर के मेजर कारण थे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो जस्टिफाई किए थे वो पूरी तरह से गलत था। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत था। दूसरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्लम्पडिंग मॉडल फेल था। दूसरा, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम इज नॉट जस्टिफाइड। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम इज नॉट जस्टिफाइड, ये इन्होंने बातें करी थी, ये इनके फेलियर्स के मेजर कारण थे। अच्छा, इसके बाद ये जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था ना, उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने बोला था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक हमारे पास एस्लरेटेड अल्फा पार्टिकल्स थे। इन एस्लरेटेड अल्फा पार्टिकल्स के बीम को हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल लेयर गोल्ड से पास करा रहे थे, गोल्ड की शीट से पास करा रहे थे। तो हमने देखा कि जब इसकी मॉलिक्यूलर एनालिसिस करी गई तो हमने देखा कि भाई यहां से ऐसे इधर ऐसे स्क्रीन लगा दी तो ऐसे हमको डाइवर्टेड अल्फा पार्टिकल्स मिले, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो ऐसे अपने पाथ से 180 डिग्री से वापस आ जा रहे थे। मतलब जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल की बात करी तो हमने कहा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड की ये बातें इतनी परफेक्ट थी एक एंड तक कि लोगों को सुन के समझ के देख के बड़ा अच्छा लगा, कहा ओ माय गॉड ऐसी कहानी है। मतलब सबसे पहले नियर टू जो एटॉमिक शेप है उसके क्लोज पहुंचने वाले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ही थे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर आप यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हो ना, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे पास कर जाएंगे, जो न्यूक्लियस के बहुत पास से जाते हैं वो थोड़ा डेविएट हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पाथ से। और 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है, 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से रिवर्ट होकर वापस आ जाता है। तो इससे ये पता चला, इस पूरी स्टोरी लाइन से ये पता चला कि जो मेजर स्पेस है एटम का वो कैसा है, मेजर स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। हाँ भाई देखो, इससे इन्होंने कुछ बेसिक कंक्लूजन्स विड्रॉ किए। जो सबसे पहला कंक्लूजन विड्रॉ किया उसमें कहा कि 99.9%, देखना जो इन्होंने कंक्लूजन रखा उसको देखना। इन्होंने कहा कि 99.9% स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि देयर इज अ वेरी हैवी पार्ट कैरिंग 99.9% of weight of atom in 0.1% volume of atom known as न्यूक्लियस। ये इन्होंने बात कही। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई जो एटम का मेजर स्पेस है वो तो खाली है, लेकिन वो 99.9% हिस्सा जो एटम का है वो खाली है, लेकिन एटम के 0.1% हिस्से में उस एटम का टोटल 99.9% मास जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से जब कभी भी आप मास नंबर को प्रेजेंट करते हो ना केमिस्ट्री में, तो आप लिखते हो XZA,
तो ए जो लिखते हो जिसको आप मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हो, उसमें क्या बोलते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के। तो भाई उतने मास को हम एवरेज कैलकुलेशन पर जब जाते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, बस हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इनके फेलियर के क्या कारण थे? इनके फेलियर के क्या कारण थे? तो इनके फेलियर का कारण था, इनके फेलियर का कारण था, ध्यान से देखना, इनके फेलियर का कारण था, इन्होंने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये गोल घूमते 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 कहां आ जाएंगे सर, न्यूक्लियस में। तो सबसे पहली बात, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन नहीं किया, कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम इज नॉट डिफाइंड। ये दो बातें इन्होंने डिफाइन नहीं की थी। एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था उसको भी डिफाइन नहीं कर पाए थे, और भाई साहब क्या, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर पड़ेगा, देन व्हाट विल हैपन सर, अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो कंजर्वेशन है वो भी डिफाइन नहीं होगा। मतलब भाई इलेक्ट्रॉन का अपना मास है ना, तो न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो गया तो मास कहां गायब हो गया, उसको भी हम यहां पर जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बोर। तो बोर ने कुछ थियोरेटिकल पॉस्टुलेट्स दिए जिसका नाम रखा गया बोर्स पॉस्टुलेट्स। अब बोर के पॉस्टुलेट में क्या था, बोर ने कहा कि अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं ना, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहे हैं। कैसे गोल घूम रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहे हैं। जहां न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है सर, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है प्लस Ze, और यहां पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच का गैप कितना है सर, इनके बीच का गैप है R। ठीक है, अब यहां पर कहा गया कि भाई ये R जो है ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस कहलाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी कारण से गोल घूम पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है सर, kZe² डिवाइडेड बाई R, और ये बराबर है किसके, mv² बाई R के। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट है ना, ये स्टेबल ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, इस ऑर्बिट में ये कैसे ऑर्बिट है सर, ये स्टेबल ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में किसी तरह का कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा, मतलब किसी तरह का कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा है तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये बराबर होगा nh/2π। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। ठीक, अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले लेता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो जब भी ये एक्साइट होगा तो इसको फोटोन के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, और जब भी ये डी एक्साइट होगा तो ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो बराबर होगी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर फाइनल एनर्जी ज्यादा और इनिशियल एनर्जी कम, मतलब उसने फोटॉन्स लिए हैं, और अगर फाइनल एनर्जी कम और इनिशियल एनर्जी ज्यादा, मतलब उसने फोटॉन्स दिए हैं। ठीक है ना, इसी को डेल्टा ई को हम लिखते हैं क्या, कि जिस एनर्जी का फोटोन निकला दैट इज hc/λ, इट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यस सर, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास बेसिक था बोर्स पॉस्टुलेट। अब बोर्स पॉस्टुलेट की लिमिटेशन क्या थी, बोर्स पॉस्टुलेट की लिमिटेशन क्या थी वो समझना। इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। लिमिटेशन क्या है देखो,
इनके लिमिटेशन है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है तो भाई इस ऑर्बिट में जरूरी तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में किसी तरह का कोई रिपल्शन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं क्या? केमिस्ट्री में तो पढ़ते हैं हम बहुत सारी चीजें, स्टेरिक हिंडरेंस और पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं। तो मतलब उनका रोल होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जितनी चीजें हैं, ये जो पूरा बोर्स एटॉमिक थ्योरी है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तभी वैलिड होगा जब आउटर ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे लिमिटेशन निकल कर आई वैलिड फॉर, किसके लिए? वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये बस केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है ना? ये इनकी बेसिक लिमिटेशंस थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा था कि जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होता है सर? सर्कुलर होता है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो पाथ सर्कुलर होएगा। लेकिन ऐसे तो जो ये फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है। और जो हम पाथ बनाते हैं वो कैसा पाथ बनाते हैं? वो हम ऑप्टिकल पाथ बनाते, इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं। ठीक है ना? ऑप्टिकल बोल रहा हूं, इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखोगे केमिस्ट्री में तो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूमते इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम आपको गिवन है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमको कैलकुलेट करना हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? भैया पढ़ के जाइएगा अच्छे से, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये जरूर पढ़े। रेडियस ऑफ एटम, रियली सॉरी, रेडियस ऑफ एटम, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा किसी भी एटम में, या आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिख लो तो दैट विल सूट बेटर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, अगर उस ऑर्बिट का हमको रेडियस लिखना होगा तो हम वो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अपने पास आर होगा, इसके चारों तरफ मेरा इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है। क्या है? एक पहला एक्सप्रेशन है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट सर? इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और दूसरा एक एक्सप्रेशन क्या है सर? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। हमने कहा एक काम करो, आर से स्क्वायर कट कर दो, यहां से वी की वैल्यू उठा के यहां रख दो इक्वेशन 2 में से। तो हम लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ आर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर की वैल्यू जब हम लिखने चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। तो यहाँ से 4 और पाई से स्क्वायर कट जाएगा तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी? द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्विवेलेंट टू, द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई, और यहां हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू जेड। ये हमारे पास हमारा रेडियस का रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी डेराइव करने के लिए आ गया है, एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ध्यान से करोगे तो इसको डेराइव कर ले जाओगे। और यहां से आपको पता चलता है कि आपका जो रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर बाई जेड के। और सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है, दैट इज रिटन एज 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जनरल फॉर्मूला हो जाता है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बाद अगली कहानी हमारे पास आती है, द नेक्स्ट स्टोरी दैट कम्स टू प्ले, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। जब आप बात करते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे सर? हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि एम वी आर जो है ये किसके बराबर होता है सर? एम वी आर बराबर होता है एन एच बाई 2 पाई के। तो यहां से अगर हम v की वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? एन एच बाई 2 पाई एम, और r की जगह में क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर चला जाएगा पाई एम स्क्वायर इंटू जेड। अब m से स्क्वायर कट जाएगा, n से स्क्वायर कट जाएगा, h से स्क्वायर कट जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू, v विल बी इक्विवेलेंट टू
यहाँ हमारा एप्सिलॉन नॉट मिस हो गया, नहीं नीचे रहेगा एप्सिलॉन नॉट इसमें, तो ठीक है। हाँ, तो v विल बी इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा m, और यहाँ इस पाई से इस पाई को कट दें, m इंटू जेड, ये हमारे पास v हो जाएगा, दैट इज m इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू h इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू n। तो यहां से हमारे पास जब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे तो v की वैल्यू हमें मिलेगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई n। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई n, मतलब वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू z बाई n। अब सेम एज इट इज हम बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में गोल घूम रहा है और वहां पर वो स्टेबल है, मतलब उसकी एक फिक्स एनर्जी है जो चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास समय आया, हमें समझ आया कि सर अगर हमको एनर्जी लिखना है तो भैया क्या लिखेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी तो होगी 1/2 mv²। ठीक है सर, और mv² की वैल्यू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर kZe² डिवाइडेड बाई r। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा kZe² डिवाइडेड बाई 2r। अच्छा, जब पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, kZe² बाई r और लगेगा माइनस साइन। और टोटल एनर्जी लिखने की बात आएगी तो ये होगा माइनस ऑफ kZe² डिवाइडेड बाई 2r। ये हमारे पास हमारी 3 इक्वेशंस हो जाती हैं, और यहां से हम कह पाते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है ना, हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और ये बराबर है 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द रेशियो। अब कहा जाए टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो लिखो तो 2:1:1 हमारे पास हमारा आंसर हो जाता है, 2:2:1। ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:2:1 का हमारे पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हो जाता है। ठीक है महाराज, चलिए कहानी में आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी और बात समझते हैं। ये हमारे पास हमारी कंप्लीट स्टोरी लाइन हो गई। अब समझो, अब इसके बाद आपसे कह ले मान लो टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनैलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे। टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनैलिटी सर t इक्वल्स टू 2πr/v होता है, मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v, मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z इंटू z/n। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी बोल दे तो z²/n³ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ करंट तो पासेस कर रहा होगा, और जब बात आएगी इलेक्ट्रिक करंट लिखने की तो I इक्वल्स टू क्या होता है सर, I इक्वल्स टू हमारे पास होता है Q/T, मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना सर, Z²/n³। Z²/n³। अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो समझिएगा। सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, खूब सारे। कहा जाएगा कि आपको बताना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम He+, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम दैट इज He+। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं कि रेडियस जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, तो r ऑफ h अपॉन r ऑफ He इक्वल्स टू n² ऑफ h अपॉन n² ऑफ He मल्टीप्लाइड बाई z ऑफ He अपॉन z ऑफ h। ठीक है, तो n² अपॉन nh² अपॉन nhe का स्क्वायर, तो n अपॉन nh अपॉन nhe। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट देखो, हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस स्क्वायर कर दिया। z का वैल्यू कितना होगा, हीलियम का सर 2 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। तो यहां हमारे पास 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम जिस भी ऑर्बिट का कह रहा है, कौन कौन से, थर्ड और सेकंड, तो ये हमारे पास 9/2 का हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे
अब आपसे पूछे कि बताओ रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो सर, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। देखो टाइम पीरियड का सर एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, NH का क्यूब अपॉन NHE का क्यूब, अगर हम लिख रहे हैं टाइम ऑफ H अपॉन टाइम ऑफ HE मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ऑफ HE और Z ऑफ HE का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो TH अपॉन THE में प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगा सर, हम कौन से ऑर्बिट का, हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट कह रहे हैं, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दूना 4 और Z ऑफ H कितना होगा सर, 1 होगा। तो हमारे पास हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी सर, ये हमारे पास आ जाएगा 32:1। तो टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 32 टाइम्स होगा टाइम पीरियड ऑफ हीलियम। टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ हीलियम। ये हमारे पास हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कभी आपसे सवाल ऐसे कह सकता है कि सर हीलियम का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो बताइए हाइड्रोजन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। आप सिंपली इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, एज सच इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। देखिए अब जब आप स्टोरी लाइन में थोड़ा और कहानी बिल्ड करोगे तो आपको कुछ बातें समझ आएंगी, और क्या समझ आएंगी वो देखिएगा। जब हम अपनी स्टोरी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास समझ आएगा, इन्हीं के बिहाफ पर डिफाइन किया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो आप कहते हो कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन हुआ है। मान लीजिए हमने कहा n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5 और n equals to 6। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए कहीं इनफाइनाइट से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 1 में आया है, या 6 से 1 में आया है, या 5 से 1 में आया है, या 4 से 1 में आया, या 3 से 1 में आया, या 2 से 1 में आया। तो यहां पर जो सीक्वेंस बनता है इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। और होता क्या है कि हमने अभी पढ़ा सुना समझा कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो ये फोटॉन्स एमिट करता है। तो यहां पर जो फोटॉन एमिट होते हैं ये किसके होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज के होते हैं। ठीक, उसके बाद जब आप इधर फॉल करते हो, यहां पर देखना, जब आप सेकेंड ऑर्बिट में फॉल करते हो तो यहां पर जो रेडिएशन निकल कर आता है ये आपके पास होता है विजिबल, और इसके ऊपर जितने भी फॉल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये सब के सब, यहां पर जो रेडिएशन हमने देखा बाहर निकल कर आता हुआ, इसका नाम ये था IR। और यहां पर भी जो डी एक्साइटेशन हो रहा था इसका भी नाम क्या था, इसका भी नाम था अपने पास IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके ऊपर जितने थे सब में इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकल रहा था। तो हमने कहा कि ये जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे, अगर मुझे इनकी वेवलेंथ लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, तो सर जब वेवलेंथ लिखनी होगी तो हमने कहा कि निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो सर जब इनिशियल एनर्जी लिखने की बात आई तो देखो यहां पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला, तो हमने जब अपने इस एक्सप्रेशन में R की वैल्यू डाली तो हमें जो एनर्जी मिला दैट इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिला वो मिला प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी मिला वो मिला माइनस ऑफ 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये हमें हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिला। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो अब कहानी में और आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी और बात समझते हैं। अगली बात क्या कि जब यहां पर इनिशियल एनर्जी की बात करी जा रही है तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, मान लीजिए 13.6 जेड स्क्वायर
अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर, माइनस यहां पर है, यहां प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n फाइनल का स्क्वायर। तो भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे क्या सर, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है सर, ये होता है 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कट गया 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। और यहां से जब आप लेमडा को मीटर में रखते हो तो 1 अपॉन लेमडा इन मीटर जो है ये निकल कर आता है कितना सर, 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, और इसको हम राइडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा इन मीटर इज आर जेड स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अब सवाल पैदा होता है कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में अगर वेवलेंथ सबसे छोटा है तो निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और डायरेक्टली कहां आएगा सर, ग्राउंड स्टेट में। मतलब आपसे इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सवाल आपका क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। जब लाइमन सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो, जब लाइमन सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात होगी, तब यहां पर धुआंधार आपको मजा आने वाला है। वो क्या है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब जब एनर्जी क्या होगी, निकलने वाले फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, मतलब एन इनिशियल क्या है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा, और एन फाइनल क्या है सर, एन फाइनल की वैल्यू हमारे पास है 1। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 अपॉन लेमडा दैट इज आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए बोलेगा तो भाई जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर। लेमडा हमारा किस में है सर, लेमडा हमारा मीटर में है। दैट्स इट, वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, रिवर्स कर दो आंसर। अच्छा, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता तो सर अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात आती तो हम कहते, देखो भैया, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात आती तो हम कहते हैं कि सर सबसे कम एनर्जी गैप 2 से लेकर 1 के बीच का होता है। तो हम कहेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एन फाइनल जो होगा वो 1 होगा और एन इनिशियल जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो 1 अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू 3/4 आर जेड स्क्वायर, 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू 3/4 आर जेड स्क्वायर, दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। ऐसे ही आपको बामर में करना है, ऐसे ही आपको पास्चन में करना है। बामर का मतलब है आप n इक्वल्स टू 2 में आए हो, लॉन्गेस्ट से आए हो तो 3 से 2 में आए हो, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करी जाएगी तो इनफाइनाइट से 2 में आए हो। ये आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, ये 2 हिस्से आपको एटम्स से बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें जितनी चीजें पढ़ा दी गई, इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। पेपर यहां से बनेगा, आएगा और आपका काम बन जाएगा, आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं। देखिएगा मित्र, अगला हिस्सा आपका क्या कहता है, अगला हिस्सा आपके पास आ जाता है किसका, द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स टू प्ले, इट इज ऑफ न्यूक्लियाई। जब आप बात करते हो न्यूक्लियाई की तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई में तो सबसे पहली कहानी हमारे दिमाग में जो आती है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात होती है तो देखो, ये तुम्हारे पास तुम्हारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का
अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी आप कह लो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इतने करीब हैं कि इनके बीच में एक फोर्स आ जाता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, जो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर को पूरी तरह से डोमिनेट कर जाता है। मतलब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर मेजरली यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ये नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो ये न्यूक्लियस के अंदर रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करते और उस रिपल्शन के कारण ये अलग हो पाते तो इसका फॉर्मेशन ही, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो अब कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉसिबल इंटरेक्शन हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन का हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हो रहा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का हो रहा है सर। और इससे न्यूक्लियस बन रहा है और ये बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बॉन्डेड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्ड है। उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। बस इसके साथ कंडीशन यही है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। जब गैप जो है ना, दो पार्टिकल के बीच का गैप 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाता है या 10⁻⁻14 से -15 मीटर की रेंज में होता है, तो वहां पर आपका न्यूक्लियर फोर्स रोल में आता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम कर देता है। वैसे भी हम यहां पर जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है और इसका बहुत कम है, मतलब एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। बट हाँ, न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा है कि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ रहा है, उस रिपल्शन का कोई बहुत खासा इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि हाउ डू वी प्रिडिक्ट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने ही बताया था कि भाई किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है ना, किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज रेडियस, वो आर नॉट इनटू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज़ टू द पावर 1/3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a रेज़ टू द पावर 1/3 के, जहां r इक्वल्स टू लिखा जाता है r नॉट a रेज़ टू द पावर 1/3। r नॉट क्या है? दैट इज रेडियस कांस्टेंट, दैट इज रेडियस कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब बोर्ड का एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की स्टोरी लाइन बताओ। तो जब आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में एंटर करते हो, ध्यान से देखना, जब आप बात करते हो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपसे क्या कहता है कि सर हमारा जो डेंसिटी होता है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? मास अपॉन वॉल्यूम। और जब आप किसी न्यूक्लियस के मास की बात कर रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो सर? XZA। ए क्या है सर? ए है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर, गिनती मास कैसे हो सकती है? क्योंकि सर ये गिनती का जो यूनिट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है सर? AMU। और 1 AMU जो है ये बराबर किसके होता है सर? एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी वजह से हम यहां पर काउंटिंग परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमें मास लिखना हुआ तो मान लीजिए हम XZA से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो A हमारे पास क्या है? मास नंबर है, तो AMU। तो AMU को जब तुम kg में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर वॉल्यूम लिखा जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो r नॉट का क्यूब इंटू a हो जाएगा और a से a कट जाएगा और हम देख रहे हैं कि हमारी डेंसिटी जो है ये कांस्टेंट हो गई एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास हमारा डेंसिटी आ जाता है। तो हमने जब ये डेंसिटी देखा तो हमने यहां से एक प्रिडिक्शन करी और वो क्या कहा कि फॉर एनी साइज ऑफ न्यूक्लियस, फॉर एनी साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी क्या होगा सर? डेंसिटी हमेशा भैया कांस्टेंट रहेगी। फॉर एनी साइज ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रो की वैल्यू फिक्स रहेगी एंड दैट रो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। आपके रो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम टू द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन क्यों ना कर ले। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी हो गई यूनिफॉर्म। ये हमारे पास हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस रहा। अब हमने जब न्यूक्लियस की एनालिसिस करी
जब हमने एनालिसिस करी न्यूक्लियस की, तो एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियस में हमने कुछ खास बात देखी। एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियस में हमने क्या खास बात देखी, ये समझना है। तो जब बात आती है मित्र एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के एनालिसिस की कहानी क्या है देखना, कि हमने कहा कि सर अगर एक एटम है, मान लीजिए हम बहुत बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, मान लीजिए एक न्यूट्रल एटम है, तो यहां पर कुछ अपने पास प्रोटॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स होंगे सर? ZMP, अरे ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई Z कर देंगे तो ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, और A माइनस ZMN कर देंगे, तो दिस शुड बी द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, तो हमने कहा कि हमारे हिसाब से जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए सर ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये हमारा न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए सर? ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये हमारा न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। अब दूसरी बात हमें क्या समझ आई कि सर दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट शुड बी ट्रू। लेकिन हमने कहा कि अच्छा एक काम करो, प्रैक्टिकली अगर मास देखोगे तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया, जिसको हमने जनरली इसका नामकरण रखा थ्योरेटिकल मास से। इसका नाम रखा हमने क्या? इसका नाम रखा हमने थ्योरेटिकल मास। फिर बात आई प्रैक्टिकल मास, तो जब प्रैक्टिकल मास लिखने की बात आई तो हमने कहा एक काम करो, मास ऑफ जो भी ये एटम है इसमें से ZME घटा दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दो। अगर एटम के टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का मास बचेगा। तो हमने यहां पर एक जबरदस्त सी ऑब्जर्वेशन देखी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या देखी? वो देखा कि भैया यहां जो मास था या ज्यादा था, और यहां जो मास निकल के आया वो कम निकल के आया। हाय, ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर? यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाइड बाई MP प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई MN, एंड दिस शुड बी द मास ऑफ न्यूक्लियस। बट इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू कि सर एटम के मास में से अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास घटा दे रहे हैं तो जो मास बचेगा वो किसका मास बचेगा सर? न्यूक्लियस का मास बचेगा। तो अल्टीमेटली दोनों मास को बराबर आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि थ्योरेटिकल मास जो था वो प्रैक्टिकल मास से ज्यादा था। तो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट घुसाया जिसका नाम रखा गया बेटा जी स्टेबिलिटी। क्या नाम रखा गया मित्र? इसका नाम रखा गया स्टेबिलिटी। और कहा गया कि अगर आपको स्टेबिलिटी की जानकारी चाहिए, अगर आपको स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, तो यहां से आपको क्या समझना है, ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल कैसे है और क्यों। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे का राज क्या है? अगर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे का राज समझोगे तो राज इतना दमदार है कि आपको सुन के समझ के मजा आ जाएगा। तो हम पहुंचते हैं बिग बैंग थ्योरी में कि जब इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा कभी, तो वहां पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब फ्री घूम रहे थे। ऑल ऑफ सडन न्यूट्रॉन प्रोटॉन टकराए और न्यूक्लियस बने, तो उनको लगा कि अरे हम तो ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसे ही बने रहते हैं। क्लैरिटी है ना? पूरी स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी लाइन के अराउंड ही रोम करता है। किस लाइन के अराउंड? कि सर हमको अपने इस नेचर में स्टेबल होते जाना है। और स्टेबिलिटी आप तभी गेन कर पाओगे जब आप अपने अंदर एग्जिस्ट करने वाली रैंडमनेस को, अपने अंदर एग्जिस्ट करने वाली एंट्रोपी को, अपने अंदर एग्जिस्ट करने वाली एनर्जी को रिलीज करोगे। तो ये हुआ कि जब भी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग गोल घूम रहे होंगे कहीं यूनिवर्स में, और वो जब मिल के न्यूक्लियस बने होंगे, तो उन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज की हुई होगी। कुछ एनर्जी रिलीज करने के कारण वो स्टेबल हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि उन्होंने जो एनर्जी रिलीज की है, वो की कहां से है? वो इसी मास की कमी के कारण की। कि जब वो फ्री थे तो उनका मास ज्यादा था, कोलैप्स करके वो एक न्यूक्लियस बन गए। तो जब वो न्यूक्लियस बने और उनको एहसास हुआ कि हम ज्यादा स्टेबल हैं, तो उन्होंने कुछ एनर्जी लूज की। वो एनर्जी कहां से लूज की? वो एनर्जी लूज की उन्होंने अपने मास को घटाकर। एंड दैट लॉस ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। और मास डिफेक्ट होता क्या है सर? मास डिफेक्ट होता है थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास।
थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, खत्म बात। थ्योरेटिकल मास क्या है सर? थ्योरेटिकल मास है ZMP प्लस A माइनस ZMN, और भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन। और प्रैक्टिकल मास क्या है? दैट इज मास ऑफ X, एटम का मास, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस ZN। दिस इज नोन एज डेल्टा M। ये आपके पास आपका डेल्टा M हो जाता है। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी रिलीज हुई है, और इसी एनर्जी को रिलीज करके अपने आप को स्टेबल किया है न्यूक्लियस ने। तो जो एनर्जी छोड़कर न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल किया है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब कभी भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे बाइंडिंग एनर्जी का, तो आप सिंपली लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस by recombination of protons and neutrons to form nucleus, stable nucleus is known as binding energy। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर? E इक्वल्स टू अपने पास हो जाती है, आइंस्टाइन ने कहा था डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। इक्वल्स टू क्या भाई साहब? इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है महाराज, ओके सर। इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा M की वैल्यू, डेल्टा M अगर हमको AMU में लिखना हो, और इस पूरी एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी एक न्यूक्लियस से जो 10 टू द पावर -14 की रेंज में है, 15 की रेंज में है, उसके रेडियस की बात हम कर रहे हैं, जो हमको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसकी यूनिट बहुत छोटी रखनी पड़ेगी। तो डेल्टा M AMU में और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ये एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब हमने सोचा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा हमारे मन में ख्याल आया, ऐसा हमने सोचा। तो फिर हमने सोचा कि यूरेनियम तो सबसे भारी है, यूरेनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ होगा, वो न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब यह है कि यूरेनियम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। यूरेनियम ज्यादा स्टेबल तो था नहीं, यूरेनियम ज्यादा स्टेबल नहीं था, यूरेनियम कम स्टेबल था। तो हमें यहां से क्या समझ आया कि सर बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। क्या भाई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है सर? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई ए। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर इज द स्टेबिलिटी। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अब जब हम यहां पर पहुंचे, तो हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए। तो हमें जो कर्व देखने को मिला, वो कैसा कर्व देखने को मिला? ऐसा कर्व देखने को मिला। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और यहां पर जो सबसे हाईएस्ट वाले थे वो आयरन थे, जिनकी एनर्जी कितनी थी? 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है शायद, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा थी। ठीक है ना? जो भारी न्यूक्लियस थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा आयरन की थी, जो 30 से 150 के बीच में आते हैं। इसके बाद आगे गए तो न्यूक्लियस बल्की हो गया। जब न्यूक्लियस बल्की हो गया तो भाई साहब गेम पलट गया। जब न्यूक्लियस बल्की हुआ तो हमें समझ आया, जब न्यूक्लियस बल्की हुआ तो हमें एक बात समझ आई, और वो बात क्या थी सर? न्यूक्लियस बल्की होगा तो भी अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस हल्का होगा तो भी अनस्टेबल होगा। इसकी भी चाहत है कि हम कंबाइन करके यहां पहुंच जाएं, और इसकी चाहत है कि हम टूट के यहां पहुंच जाएं। ठीक है ना? और फिर यहां से रोल में निकल कर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। तो जो दो हल्के न्यूक्लियस होते हैं, ये कंबाइन होकर क्या करते हैं? इस रेंज में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन।
और एक भारी न्यूक्लियस है, ये टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है जो इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फिजन। अब होता क्या है, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इनके होने से और स्टेबिलिटी आ रही है। तो चाहे दो न्यूक्लियस जुड़े या एक न्यूक्लियस टूट के दो अलग अलग न्यूक्लियस बने, दोनों कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों सर? क्योंकि जब जुड़ेंगे तब भी मास घटेगा और जब टूटेंगे तब भी मास घटेगा। जो मास घट रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में बाहर जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास है XZA, ये आपके पास बना है Y Z-2 A-4 और प्लस एक मान लीजिए 2He4, ये बना है। ठीक है, अगर यहां से ये बना है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस टूट के Y बना है और हीलियम बना है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां जो मास था, मास ऑफ रिएक्टेंट, और यहां जो टोटल मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा M जब आप लिखोगे तो लिखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का मास कम होगा। The mass of reactant will be greater than mass of reactant will be greater than mass of product. रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होएगा, और अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होगा, मित्र अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होएगा, तभी तो भाई यहां से यहां गए हो तो मास की कमी हुई है। जो मास की कमी हुई है वही तो एनर्जी के फॉर्म में गया है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये किसके बराबर है सर? दिस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा M निकालने के लिए आपको क्या करना है? रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को माइनस कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद कहानी में आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी और बात समझते हैं। अगला हिस्सा आपके पास क्या आ जाता है? अगला हिस्सा आपके पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी का मेजर हिस्सा CBSE की सिलेबस में से डिलीटेड है। रेडियो एक्टिविटी में आपको बस पढ़ना है अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, यही पढ़ना है। तो जब आप अल्फा डीके की बात करते हो तो देखो अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एटम है XZA और ये अल्फा डीके में जा रहा है, तो ये बनाएगा Y, Z में से 2 की कमी होगी, A में से 4 की, और साथ में यहां पर बनेगा 2He4 और कुछ एनर्जी रिलीज होगी Q। ठीक है, अगर आप बीटा डीके की बात करते हैं तो बीटा डीके में 2 तरह का डीके होता है। एक होता है बीटा नेगेटिव डीके, एक होता है आपके पास बीटा पॉजिटिव डीके। जब आप बात करते हैं बीटा नेगेटिव डीके का, तो यहां पर क्या होता है कि बीटा नेगेटिव डीके में आपका न्यूट्रॉन जो है वो अपना नेगेटिव कैरेक्टर छोड़ देता है, वो प्रोटॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। साथ में इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। और बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में, साथ में अपना पॉजिटिव कैरेक्टर छोड़ता है और इसका एक एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। मतलब अगर हम रिएक्शन देखें, हम कहें कि XZA एक रिएक्शन है जो बीटा नेगेटिव डीके प्रोसेस कर रही है, तो प्रोटॉन के नंबर में एक बढ़ोतरी हो जा रही है, बट A पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसके साथ एक एंटी पार्टिकल निकल रहा है, दैट इज न्यूट्रिनो। और वही अगर आप बीटा पॉजिटिव डीके की बात करेंगे तो आपके पास XZA होगा, और यहां से अगर ये बीटा पॉजिटिव डीके प्रोसेस कर रहा है तो ये Y बनाएगा, दिस इज Y, और यहां क्या होगा? Z-1A प्लस E पॉजिटिव प्लस इसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा अपने पास एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारे पास हमारा बीटा नेगेटिव डीके हो जाए, बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा। अब एक बात आप समझ लो कि यहां से अगर ये बने हैं तो डेफिनेट सी बात है मास की कमी आई है, और मास की कमी आई है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती ही स्टेबिलिटी के कारण है। यूरेनियम 235 टूटता ही बेरियम और क्रिप्टॉन में है, क्योंकि जब वो बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा तो उस समय वो स्टेबल हो जाएगा, साथ में वो एनर्जी दे देता है। यही आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की तरफ लीड करता है। वैसे यूरेनियम है तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करेगा, और सन वाले में 1H2 जुड़ के 2He4 बनाते हैं, तो ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। बस ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए
हमको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम आर्टिफिशियली धरती पर थोड़ा बनाना मुश्किल समझते हैं। बट आजकल लोगों ने ऐसा बोला है मीडिया में आके, बहुत सारी कंट्रीज ने, कि हमने तो हाइड्रोजन बम का एग्जाम कर लिया है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम को यूज कर लिया है, उसका परीक्षण करके देख लिया है कि वो कितना एक्सप्लोसिव है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो मान लो डिस्ट्रक्शन, द प्राइमरी सोर्स। उसके बाद दूसरी सोर्स की, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंजन मिल जाता है जो हाइड्रोजन पर चलता हो, जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियर फ्यूजन पे चलता हो, तो सोचो कितना फायदा हो जाएगा, हम यूनिवर्स में बहुत समय तक सरवाइव कर सकते हैं। मतलब फिर वो सब बातें जिसमें क्रायोजेनिक स्लीप लीप की बातें करते हैं, वो सब कुछ संभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमारा बेसिक बेसिक खत्म होता है न्यूक्लियाई, एंड नाउ द लास्ट पार्ट दैट कम्स टू प्ले, इट इज सेमीकंडक्टर्स। अगला हिस्सा जो आपके पास निकल कर आता है, वो निकल कर आता है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जो हिस्सा आपको पढ़ के जाना है, जो हिस्सा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक काम करो, अभी तक जितनी चीजें पढ़े उसको एक बार रिव्यू कर लो, और फिर उसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो बात करी जाए अगर सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है? सेमी का मतलब होता है आधा कंडक्टर, जो आधा कंडक्टर हो और आधा इंसुलेटर हो। तो सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले हमने कंडक्टर्स का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा और इंसुलेटर्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा, ठीक है ना, और सेमीकंडक्टर्स का देखा, तो हमें कुछ बेसिक बेसिक बातें समझ आई। वो क्या कि हमने देखा कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड्स हैं, खाली ऑर्बिट के और इलेक्ट्रॉन के मूव करने वाले ऑर्बिट्स के, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड। जब हम बात किए इंसुलेटर का, तो सेमीकंडक्टर और इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप है, वो अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, या 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करके यहां जाना संभव नहीं है, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, वो किसी तरह का कोई एनर्जी, किसी तरह का कोई करंट कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप था, ये गैप किसके किसके बीच का? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का। ये 0.2 से लेकर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक था। मतलब इन जनरल ऐसे देखने को दिखा, वैसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है तो काम चल जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में जाना आसान तो था, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स 14 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट। तो जो 14 ग्रुप एलिमेंट है, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से ये अपने पड़ोसी से जुड़ के अपना 4 का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है। अब वो नंबर जो आता भी है थोड़ा बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो आता कैसे है कि यहां अगर सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन है, समझना, अगर ऐसी सिचुएशन है सिलिकॉन 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 की, तो होगा क्या कि जब इनका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां चला जाता है और इस जगह पे खाली जगह बन जाती है। अब होता क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है, तो इसके कारण जो सेमीकंडक्टर्स के पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जो करंट होती है प्योर सेमीकंडक्टर्स में, सिंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर्स आर वेरी लेस। सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कम होने के कारण इनकी कंडक्टिविटी जो है ना, वो बहुत पुअर होती है। कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर। तो हमने सोचा इनकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हमने सेमीकंडक्टर्स बनाए, जिसका नाम रखा पीएन जंक्शन। वैसे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो पीएन जंक्शन बनाया वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। इसमें हमने क्या किया, हमने
एक ऐसे सिलिकॉन लिया, इसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट किया और इसके आधे हिस्से को हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से, जिनके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उससे डोप करा दिया और आधे साइड में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले थे उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन से तो शेयरिंग कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ दिया। और जो ट्राईवैलेंट वाले थे इनके पास क्या हो गया सर, इनके आउटर ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन था तो इनके पास एक एक खाली जगह रह गई। तो जो खाली जगह रह गई उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया सर, खाली जगह वालों ने होल्स का फॉर्मेशन किया। और जहां इलेक्ट्रॉन भरे थे उन्होंने क्या किया सर, एक्स्ट्रा इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिकंबाइन करने के लिए यहाँ खाली जगह थी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ गया तो हमने देखा कि भाई जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले आ रहे हैं, बीच में इस वाले हिस्से पर क्या हो जा रहा है सर, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जा रहे हैं। तो ये अपने पास नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। तो ये कैसे चार्ज हो जा रहे हैं सर, पॉजिटिव। इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जा रहा है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, जिसका नाम हम बैरियर पोटेंशियल दे रहे हैं। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन हमारे पास डिप्लीशन रीजन कहलाता है, डिप्लीशन रीजन कहलाता है। अब हुआ क्या, हमने कहा कि अगर पोटेंशियल वर्सेस डी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, ग्राफ कुछ ऐसा चल के आएगा। देखना, ग्राफ कुछ ऐसा चल के आएगा, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा और फिर इधर जाएगा। ये अपने पास बेसिकली डिप्लीशन रीजन के बीच में पोटेंशियल का ग्राफ निकल कर आता है। अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट और मुद्दे वाली बात हमें क्या समझ आती है सर, हमें समझ आती है कि अगर इसके अंदर हमको करंट दौड़ाना है तो कैसे दौड़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कहा कि सर हमारे पास 2 तरह की बाइसिंग होती है, एक का नाम होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक का नाम होता है रिवर्स बाइसिंग। एक का नाम होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक का नाम होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में P की तरफ पॉजिटिव और N की तरफ क्या लगा देते हैं सर, N की तरफ लगा देते हैं नेगेटिव। तो अब होता क्या है कि ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इसके कारण ये डिप्लीशन रीजन कम होते होते धीरे धीरे कोलैप्स कर जाता है। ठीक है ना। अब सोचो यहां पर अगर हम इस तरफ P की तरफ पॉजिटिव लगा दें और N की तरफ नेगेटिव लगा दें तो क्या होगा सर, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे कोलैप्स करने लग जाता है। तो जब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक या आप कह लीजिए IV कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है और I जो है वो किसमें होती है, मिली एम्पियर्स में। ठीक है। अब होता क्या है, हाई वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाते हैं तो जो पावर सप्लाई है वो सफिशिएंट हो जाती है और अमाउंट ऑफ करंट को हम रेगुलेट कर ले जाते हैं तो हमारा फायदा हो जाता है। अब जब बात आती है रिवर्स बाइसिंग की, समझना। अच्छा एक और बात समझ लो कि फॉरवर्ड बाइस डायोड को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द बेसिक वे टू प्रेजेंट फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद हम आते हैं बेटा जी रिवर्स बाइसिंग पर। जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा सर, इधर हमारे पास हमारा डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कैसा चार्ज हो जाएगा सर, ये वाला हिस्सा मेरे पास नेगेटिवली चार्ज था और इधर P टाइप वाला नेगेटिव था, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे और इस वाले हिस्से पर हमारे पास कैसा चार्ज था सर, पॉजिटिव चार्ज था। अब होगा क्या, अगर तुम रिवर्स बाइस में जाओगे तो रिवर्स बाइस में तुमको क्या देखने को मिलेगा सर, P की तरफ नेगेटिव लगा देंगे और N की तरफ पॉजिटिव लगा देंगे। अब ये जो नेगेटिव वाला है, ध्यान देना, P की तरफ आपने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और N की तरफ आपने कैसा टर्मिनल लगा दिया, N की तरफ आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा सर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का मारेगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का मारेगा तो यहां पर ऐसे पॉजिटिव रीजन जो है वो क्या होगा सर, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और यहां पर क्या होगा सर, नेगेटिव रीजन, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, यहां नेगेटिव रीजन बढ़ता चला जाएगा। एक ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये डिप्लीशन रीजन बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही है इसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि
इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उखाड़ फेंकेगी। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उखाड़ फेंकेगी तो ऑल ऑफ सडन ये डिप्लीशन रीजन कोलैप्स कर जाएगा और फिर उसके बाद इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दौड़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। और जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है वो ऐसा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जहां से ये टूटता है, इसको जहां पर हमारा डिप्लीशन रीजन खत्म होता है, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर्स में होती है, ये हमारे पास वोल्टेज होता है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज है। ये आपके पास रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। इसके बाद फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस पर दो इंपॉर्टेंट हिस्से जो हमको पढ़ने समझने जानने जरूरी हैं, वो क्या क्या है? एक है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है आपके पास जीनर डायोड। ये तीनों हिस्से आपको बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, सीख के जाना है, ठीक है ना। और साथ में एक अगली बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से उठा के। इसके अलावा आपको जो 2-3 बातें और ध्यान देनी है वो क्या क्या है कि फोटो डायोड्स क्या होते हैं, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड्स क्या होते हैं सर, लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं, और सोलर सेल क्या होता है, इनकी थ्योरी जरूर पढ़कर जाइएगा प्लीज मित्र, इट्स द हम्बल रिक्वेस्ट। इनको एनसीईआरटी उठा के पढ़ लीजिएगा, पढ़ के सीख के समझ के आपको अच्छा लगेगा। और इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा 1 नंबर में कि फोटो डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है कि रिवर्स बाइस में, तो आपको याद होना चाहिए कि फोटो डायोड वर्क्स इन रिवर्स बाइस। एलईडी फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में सर फॉरवर्ड में। सोलर सेल की किसी तरह की कोई बाइसिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, तो ये तीनों आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला हिस्सा एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड नो, इट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स 100% फिक्स मानकर चलिए कि एक सवाल आएगा ही आएगा। लॉजिक गेट्स में टोटल 5 तरह के गेट्स है अपने को पढ़ने के लिए। 3 फंडामेंटल होते हैं और 2 डिराइव्ड होते हैं। एक अपने पास और हो गया, एक अपने पास नॉट हो गया, और एक अपने पास एंड हो गया। ये 3 गेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं। ये हमारे पास कौन से गेट्स हैं? ये हमारे पास फंडामेंटल गेट्स हैं। उसके बाद बात आती है क्या, डेराइव्ड गेट की। तो डेराइव्ड गेट में 2 तरह के गेट्स आते हैं अपने पास। एक गेट हमारा कौन सा हो जाता है, डेराइव्ड गेट में 2 कंडीशंस आती हैं। एक हमारे पास हो जाता है नैंड गेट, एक हमारे पास हो जाता है नॉर गेट। नैंड गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, नॉट प्लस एंड का, और यहां अपने पास होता है नॉट प्लस और का। अब सबके सिंबल समझ लो। और गेट का जो सिंबल होता है वो यहां पर ऐसे थोड़ा कर्व होता है, आगे ऐसे फ्लैट, ऐसे भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी हो सकता है ये, बट ये हिस्सा आपका और गेट में कर्व है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। यहां आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, ए प्लस बी। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। यहां पर अगर आप ए दोगे तो आपको मिलेगा ए का उल्टा, दैट इज ए बार। जब आप एंड गेट की बात करते हो तो एंड गेट में ये वाला हिस्सा फ्लैट होता है, यहां ए और बी होता है, और आउटपुट के नाम पे ए इंटू बी मिलता है। जब आप नैंड गेट की बात करते हो तो ये एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहां से आप ए दोगे, यहां से बी दोगे, ये ए इंटू बी करेगा और ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, ठीक है। एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, तो वो बहुत बच्चों को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अभी मैं आपको जितना बुलियन अलजेब्रा बताऊंगा बस आप उतना बुलियन अलजेब्रा करके जाओ, सीबीएसई का जेईई मेंस तक के सवाल बन जाते हैं। जब आप नॉर गेट की बात करते हो तो नॉर गेट में सिचुएशन ऐसी होती है कि यहां पर ऐसे बार लगा होता है, यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, ये प्लस बी करेगा, आउटपुट आपको ए प्लस बी का बार मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स काम कैसे करते हैं उसको समझने के लिए और उनकी कैलकुलेशंस को समझने के लिए आपको एक अलजेब्रा समझनी है जिसका नाम होता है बुलियन अलजेब्रा। अब ये बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा कहती है कि अगर हमारे पास ए है कोई इनपुट, तो ये इनपुट या तो 0 हो सकता है या तो ये इनपुट 1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि मैंने अपने इनपुट के ऊपर बार लगा दिया है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब है कि इनपुट का उल्टा, रिवर्स ऑफ ए। मतलब अगर आपने इफ a इक्वल्स टू 0 दिया है तो a बार जो होगा वो कितना हो जाएगा सर 1, या a इक्वल्स टू 1 दिया है तो जो आपका a बार होगा वो कितना हो जाएगा सर 0। सिंपल। दूसरी बात, कहीं अगर ऐसे लिखा है a डॉट बी का होल बार तो इसको आप लिख सकते हो a बार प्लस b बार। अच्छा, कहीं a प्लस b का बार लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो a बार इंटू b बार, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कभी भी जैसे a बार के ऊपर बार लिखा है तो इसका सिंपल मतलब होता है a, उल्टा का उल्टा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, तो ये अपने पास किसके इक्विवेलेंट आ गया सर, a के इक्विवेलेंट। इतनी बुलियन अलजेब्रा अगर आपको आती है तो आप लगभग सब के सब सवाल कर ले जाओगे सारे, कहीं कोई सवाल नहीं फंसेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम तुमसे कहें कि हमारे पास ऐसा एक गेट है, देखना ये हमारे पास एक गेट है, इधर हमारे पास एक गेट है, ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स है, ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं। चलो पहले थोड़ा आसान से शुरू करते हैं जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। फिर यहां पर हमने ऐसे एक गेट लगा दिया और यहां पर ये लगा दिया। हमसे कहा कि बताइए हमने ए और बी इनपुट दिया तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो अब इसके आउटपुट लिखने के कई तरीके हैं। जैसे क्या ये समझते हैं। मान लीजिए हमने यहां से दिया ए और बी, तो जब हमने यहां से ए और बी दिया तो यहां क्या पहुंचा, ए प्लस बी, यहां क्या पहुंचा, ए प्लस बी का बार पहुंचा सर। ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास एक ही इनपुट है, सॉरी सवाल थोड़ा गड़बड़ा गया मित्र, हाँ थोड़ा गड़बड़ गया, आई एम सॉरी। ये देखो, लो अच्छा सवाल देते हैं, आसान बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। लो भैया जबरदस्त सवाल देते हैं। हमने कहा कि ये वाला इनपुट इससे कनेक्टेड है और ये वाला जो इनपुट है अंदर वाला ये इससे कनेक्टेड है। फिर यहां से ये दोनों लोग जाते हैं। ठीक है, यहां पर लगा है अपने पास नॉट गेट, फिर यहां से भी आ रहा है और यहां से नॉट गेट नहीं लगा है, ये दोनों जुड़ के कहीं यहां जा रहे हैं, ऐसे कोई और गेट बना रहे हैं। ठीक, तो हमसे कहा कि बताइए कि अगर हम यहां पर इनपुट दे रहे हैं 0 0 1 0 0, तो मतलब एक जगह से अगर आप 0 दिए हैं तो यही 0 कहां मिला है सर, यहां पे, और यही 0 क्या मिला है सर यहां पे। तो बताइए आउटपुट क्या हो, आपसे आपका डिजायर्ड आउटपुट पूछ सकता है। तो ये कौन सा गेट है सर, एंड गेट। 0 0 आया तो यहां क्या हो जाएगा सर 0, इसने क्या कर दिया सर पलट दिया 1। यहां से 0 0 आया क्या होगा 0, यहां आया 1, यहां आया 0, और 1 प्लस 0 क्या होता है सर 1 प्लस 0। ये देखो और गेट है तो और गेट 0 को जोड़ देता है, तो यहां पर एज एन आउटपुट आपको क्या मिलेगा, द आउटपुट दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर इट विल बी इक्वल टू 1। ये आपके पास बेसिक सवाल हो जाते हैं। एज सच इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती। ठीक है ना। आप उठाइए, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस लगाते चले जाइए, बनाते चले जाइए, कहीं किसी तरह से आप फंसेंगे नहीं। ठीक है ना। और अगर गलती से आपको लग रहा हो कि सर हमको लॉजिक गेट में थोड़ा एक्सपर्टीज करना है, तो आप जाइए, एक हमारा दूसरा वाला चैनल है जिसपे हम जेई वाला कंटेंट पढ़ाते हैं, तो उसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल। तो उसमें एक वन शॉट है रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें लास्ट में लगभग 30-35 मिनट में मैंने पूरा बुलियन अलजेब्रा समझाया हुआ है, पूरा लॉजिक गेट समझाया हुआ है। तो आप चाहो तो वहां से भी जाकर उसको कर सकते हो। ठीक है ना, पूरा क्लासेस जेई वाले चैनल पे। ठीक, तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।